हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह धनु लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं तो सूर्य इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और यह द्वादश भाव में चले गए। अंश बल में बिल्कुल मजबूत है, 19 डिग्री के हैं देखिए, लेकिन द्वादश भाव में चले गए और सूर्य पर शनि की दृष्टि है। देखिए सूर्य, पहली बात कि सूर्य यहाँ से द्वादश भाव में चले गए तो ऐसे व्यक्ति की भाग्य की उन्नति जन्म स्थान से दूर या विदेश में होती है। परंतु यहाँ पे देखिए शनि जो है वह सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं अपनी 10वीं दृष्टि से, तो जिसके कारण क्या होगा कि भाग्य की उन्नति तो जन्म स्थान से दूर होगी, परंतु भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपको सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए और शनि से संबंधित उपाय करना चाहिए। चंद्रमा इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है, आयु भाव के स्वामी है और पंचम भाव में विराजमान है। जैसे अष्टम भाव के स्वामी को या षष्ठ भाव के स्वामी को, द्वादश भाव के स्वामी को अकारक माना जाता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा यदि अष्टमेश यानी अष्टम भाव के स्वामी हो जाएं तो वह अकारक नहीं होते हैं, अकारक उनको नहीं माना जाता है। तो अब चंद्रमा यहाँ पंचम भाव में विराजमान हो गए तो यहाँ विराजमान होने के कारण क्या होगा कि विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है और यहाँ से जब दृष्टि डालेंगे एकादश भाव में तो आमदनी के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु अब चंद्रमा के साथ केतु भी तो विराजमान है देखिए, और इस पर राहु की दृष्टि भी है। हालांकि यहाँ देखिए चंद्रमा 28 अंश के हैं और राहु केतु 2 अंश के हैं, ऐसा माना जाएगा कि इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा इस पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रभाव होगा जरूर। जैसे ग्रंथ में लिखा गया है कि इतनी दूरी होने पे प्रभाव नहीं होता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रभाव होता जरूर है, लेकिन अगर दोनों के अंशात्मक दूरी कम रहेगी तो प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा और अंशात्मक दूरी रहेगी तो प्रभाव कम होगा, लेकिन प्रभाव होगा जरूर। तो यहाँ पे जब चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित होंगे अष्टम भाव के स्वामी तो क्या होगा, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी परेशानी होगी, स्वास्थ्य आयु में भी परेशानी होगी, मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए, सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। मंगल का फलादेश देखते हैं तो मंगल जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है। देखिए तो पंचम भाव जो होते हैं कारक होते हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं और द्वादश भाव को अकारक माना जाता है और लग्न में विराजमान है, गुरु के घर में विराजमान है, तो यहाँ पर अच्छा है। तो मंगल के यहाँ विराजमान हो जाने के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग भी बहुत तेज होता है और द्वादश भाव के स्वामी लग्न में विराजमान हो जाए तो क्या हो जाएगा कि बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होगी, विदेश के माध्यम से या आपके जन्म स्थान के दूर के स्थान से संपर्क से जीवन में उन्नति होती है और विद्या बुद्धि संतान का सुख भी प्राप्त होता है। यहाँ से मंगल जो है चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, परंतु सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, मंगल के वजह से विवाह में विलंब नहीं होता है, मंगल के वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, क्योंकि मंगल एक उग्र स्वभाव के ग्रह हैं। मंगल जो होते हैं वो बहुत जल्दीबाजी वाले ग्रह हैं, उनको फास्ट चाहिए कोई भी काम, तो इसलिए विवाह में विलंब नहीं कर सकते। वैवाहिक जीवन में मंगल परेशानी करते हैं। विवाह में विलंब कौन करते हैं, राहु केतु शनि, मतलब राहु और शनि ज़्यादा विलंब करते हैं विवाह में। और यहाँ से मंगल अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है। देखिए किसी भी ग्रह की नीच दृष्टि नहीं होती है, नीच राशि में विराजमान होते हैं तो ग्रह कमजोर हो जाते हैं, परंतु नीच राशि में दृष्टि डालेंगे तो कमजोर नहीं होंगे, तो वहाँ पे परेशानी वाला योग नहीं बनाएंगे। परंतु अब यहाँ देखिए कि मंगल पर केतु की दृष्टि है, तो इस कारण से जो मंगल जो इस कुंडली में सबसे कारक ग्रह तो है, लेकिन केतु से पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ फल नहीं देंगे। अब यहाँ इसका क्या फलादेश हो जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी परेशानी होती है। तो मंगल का यहाँ आपको रत्न नहीं धारण करना है, उसका मंत्र जाप करें और केतु से संबंधित आने। बुध इस कुंडली में 10म भाव के स्वामी है और 7म भाव के स्वामी है।
सप्तम भाव जो होते हैं जीवन साथी के होते हैं, और दसम भाव जो होते हैं पिता राज्य रोजगार के होते हैं, और ये द्वादश भाव में चले गए। जैसे कोई भी जन्म कुंडली में कारक ग्रह होते हैं या विशेष लाभ देने वाले ग्रह यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में चले जाते हैं तो उनके सुख में कुछ कमी हो जाती है। अब देखिए बुध यहाँ पर कितने हैं, 25 अंश के, अंश बल में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो यहाँ बुध के विराजमान हो जाने के कारण वैवाहिक जीवन के सुख में कमी एवं परेशानी होती है। पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति जो है जन्म स्थान से दूर या विदेश में जाके जॉब करते हैं। जैसे खुद का व्यवसाय यदि ऐसे व्यक्ति करेंगे तो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखिए। यदि आप अपना पूंजी लगाकर किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर या विदेश में जाकर जॉब करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और जीवन साथी के भी स्वामी हैं, पति पत्नी के भी स्वामी हैं, यह भी द्वादश भाव में चले गए, तो ऐसे में भी वैवाहिक जीवन के सुख में कमी होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि विवाह जहां आपका होगा वह जन्म स्थान से दूर होता है, क्योंकि द्वादश भाव जो होता है जन्म स्थान से दूर का होता है। और बुध अंश बल में भी कमजोर है, 25 अंश के हैं, तो इसलिए बुध का आपको मंत्र जाप करना चाहिए। और यहाँ से देखिए बुध अब षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे नौकरी के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है। यानी यहाँ पे आपको बुध को मजबूत करना आवश्यक है। और एक बात कि किसी भी उपाय को करने से विवाह जल्दी नहीं होगा। विवाह का जो योग है, जो कि मैंने हस्तरेखा के माध्यम से बताया था देखने के लिए, उसी के आसपास होगा। उपाय करने से जो वैवाहिक जीवन के सुख में जो कमी है या परेशानी है वह ठीक होगा, वह मतलब उस परेशानी में कमी आएगी। तो यहाँ बुध का आपको मंत्र जाप करना चाहिए। और एक बात देखिए, जैसे बुध 19 अंश के हैं, सॉरी बुध जो है 25 अंश के हैं, सूर्य जो है 19 अंश के हैं, तो लगभग 6-7 अंश के ही दूरी है। कई आदमी बोलते हैं कि बुध सूर्य के साथ अस्त नहीं होते हैं, लेकिन शास्त्र में जो नियम लिखा है कि 12 अंश से अगर ज्यादा दूरी होगी तो अस्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर उसके अनुसार अस्त भी है, अंश बल में भी कमजोर है, इसलिए आपको बुध को मंत्र जाप करना जरूरी है। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, यह भी द्वादश भाव में चले गए, भाग्येश भी चले गए, दशमेश भी चले गए, सप्तमेश भी चले गए, और चतुर्थ भाव के स्वामी और लग्नेश भी द्वादश भाव में चले गए। यानी कि ऐसे व्यक्ति तो जन्म स्थान से दूर ही निवास करते हैं, वहीं उनकी उन्नति होगी और वहीं पे इनको निवास करना चाहिए, वहीं उनको सफलता प्राप्त होगी। और लेकिन गुरु देखिए 30 अंश के, अंश बल में कमजोर है, तो आपको गुरु को प्रबल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे कन्या की कुंडली में गुरु जो होते हैं वह विवाह के कारक होते हैं। जैसे इस कुंडली में, जैसे यदि यह कन्या लग्न की कुंडली है तो बुध कौन हो गए, विवाह के स्वामी, और गुरु कौन हो गए इस कुंडली में, विवाह के कारक, और गुरु लग्नेश है, तो इसमें और भी ज्यादा महत्व हो गया। और दोनों ही देखिए अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, तो इसलिए इनको प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ गुरु चले गए तो माता भूमि भवन के सुख में कमी होती है, जन्म स्थान से दूर निवास करते हैं, और शारीरिक स्वास्थ्य में भी मतलब कुछ कमजोरी होती है, तो गुरु को प्रबल करना चाहिए। द्वादश भाव में बैठ गए तो रत्न पहनने से कोई परेशानी नहीं होगी, इस प्रकार के कई लोगों ने भ्रम फैला के रखा है। तो अब यहाँ से गुरु चतुर्थ भाव में खुद के घर में देख रहे हैं, यानी कि माता भूमि भवन का सुख प्राप्त भी होगा, लेकिन जन्म स्थान से दूर जो है भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा। यहाँ से गुरु देख रहे हैं आपके षष्ठ भाव में, तो नौकरी के में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, आप अपना बुद्धि विवेक के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। और यहाँ से गुरु देख रहे हैं अष्टम भाव में, तो आयु में वृद्धि होती है, और किसी प्रकार के विशेष ज्ञान के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से जो गुरु है वह हो गया, 3 दृष्टि तो हो ही गई, गुरु जहाँ विराजमान होते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें जगह पर दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पे आपने गुरु का फलादेश समझ लिया, गुरु का फलादेश सब अच्छा है, उसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और गुरु पर राहु केतु इत्यादि भी नहीं है, कि दृष्टि भी नहीं है, आपको गुरु को प्रबल करना है, बस ये ध्यान रखिए आप। और जन्म स्थान से दूर ही ऐसे व्यक्ति की उन्नति होती है, वहीं निवास करना चाहिए। शुक्र इस कुंडली में देखिए आय भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, यानी कि रोग एवं शत्रु के स्वामी है, कर्ज के स्वामी है, आमदनी के भी स्वामी है, तो जीवन में आमदनी भी जरूरी है। और शुक्र यहाँ देखिए लग्न में विराजमान हो गए, तो क्या होगा, आमदनी के क्षेत्र में तो अच्छी सफलता प्राप्त होती है, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी भी होती है।
यहाँ से शुक्र जो है वो सप्तम भाव में देख रहे हैं, तो पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पति प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे शुक्र को आपको प्रबल 16 अंश के हैं, तो इनको तो प्रबल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आपको शुक्र से संबंधित दान एवं उपाय लगातार करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और शनि का फलादेश देखते हैं, तो शनि जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी, धन एवं कुटुंब के स्वामी, पराक्रम, भाई बहन के स्वामी, खुद के घर में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण क्या होगा, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ से शनि चंद्रमा पर देखिए दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, तो यहाँ दृष्टि डालने के कारण विद्या, बुद्धि, संतान, स्वास्थ्य, आयु, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। और यहाँ से शनि जब नौवें भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से शनि सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ भी देख लीजिए बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होती है, आंखों से संबंधित समस्या होने की संभावना रहती है, नींद ठीक से नहीं आता है, ये सब चीज़। तो यहाँ पे आपको गुरु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न आपको गलती से भी धारण नहीं करना है। राहु इस कुंडली में देखिए एकादश भाव में विराजमान है, तो आमदनी के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, कई बार अचानक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन तृतीय भाव में शनि पर दृष्टि डालने के कारण पराक्रम, भाई बहन, धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी भी होती है, कुटुंब से मतभेद भी होता है। और यहाँ से राहु जब चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो विद्या, बुद्धि, संतान, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से जब सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, परंतु विवाह में विलंब भी होता है। राहु अगर बुध के घर में विराजमान हो जाए या दृष्टि डाले तो वहां परेशानी नहीं करते हैं, लेकिन राहु यदि सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं तो वैवाहिक जीवन में विलंब भी होता है, जिसके कारण भी विलंब का योग बन रहा है। तो यहाँ आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। केतु यहाँ बैठे हुए हैं पंचम भाव में, तो विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में परेशानी होती है। आयु भाव के स्वामी के साथ विराजमान है तो स्वास्थ्य, आयु में परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है। नौवें भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु लग्न में जब मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति का भी स्वभाव उग्र होता है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि भी होने की संभावना रहती है, चोट भी लगने की संभावना रहती है। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और राहु केतु के उपाय के साथ साथ आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको करना एकदम अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार कुंडली में सारे फलादेश आपके लिखे गए हैं, समझाकर उपाय भी बताए गए हैं, और यहाँ समझकर आप उपाय करें, जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।